एवरीवन, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेशन वीडियोस पर। तो आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 19 जिसका नाम है राजस्थान के कलाकार। ये जो आप चित्र देख रहे हैं, राम गोपाल विजयवर्गीय कमल कन्या वॉज जल रंग संग्रह कहाँ है? इलाहाबाद संग्रहालय, प्रयागराज। अब यह है चैप्टर की स्टार्टिंग। अब हम पढ़ते हैं। बंगाल के पुनरुत्थान आंदोलन के वैशिष्ट्य को लेकर शैलेंद्रनाथ डे का जयपुर में आगमन एक नए दौर का परिचायक है। उनके प्रमुख शिष्य परिशिष्यों राम गोपाल विजयवर्गीय, कृपाल सिंह शेखावत, देवकी नंदन शर्मा, भूर सिंह शेखावत, गोवर्धन लाल जोशी, बी.सी. गुई, पी. मनसाराम, आर.वी. साखलकर, रामनिवास वर्मा, परमानंद चौयल, द्वारका प्रसाद शर्मा आदि की परंपरा विविधमुखी प्रवृत्तियों के प्रभाव से अभिभूत तो हुई, किंतु उन्होंने राजस्थानी संस्कृति को ना छोड़ा। मौजूदा कलाकार जो आज कला साधना में प्रवृत्त हैं, पश्चिमी चश्मे से नहीं बल्कि अपनी दृष्टिभंग से मौलिक कला कसौटियों को पुष्ट एवं प्रौढ़ बनाकर कला पथ प्रदर्शित करने में चेष्टाशील हैं। आज की कुत्साओं, विसंगतियों, विषमताओं और विरोधाभासों से यहाँ की कला अछूती है। ना ही यहाँ के कलाकारों का सत्य एक संप्रेक्षणहीन आवेग मात्र है, वरन वह आज की कला के सही उपयोगी के हामी हैं। यही कारण है कि वे आंदोलन अपेक्षी नहीं, वरन स्वीकृत निषेध को नकार कर जनजीवन से ही अधिकतर प्रेरणा प्राप्त कर रहे हैं। फिर हम आगे बढ़ेंगे। राम गोपाल विजयवर्गीय 1905 से 2003 ईस्वी, चित्रकार, कवि, लेखक और कला समीक्षक रूप में देश दुनिया में विख्यात पद्मश्री राम गोपाल विजयवर्गीय ने अपने सृजन के वैविध्यपूर्ण 6 दशकों में स्पृहणीय यश और सौभाग्य प्राप्त किया। बंगाल पुनर्जागरण की चित्र शैली का विकास जब भारत के विभिन्न भागों में फैल रहा था, तब शैलेंद्रनाथ डे इस प्रकार किरण को राजस्थान ले आए। राम गोपाल विजयवर्गीय उनके ही उल्लेखनीय शिष्यों में से एक थे। राम गोपाल विजयवर्गीय को रंग और रेखाओं का जादूगर कहा जाता है। इस जादू से ही असंख्य रूपाकार और प्रतीक प्रकट हुए, जिससे एक नई कला दुनिया की सृष्टि हुई। विविध मुद्राओं में अंकित नारी आकृतियां, जिनकी सुडौल मुखाकृति, आकर्षक रूप, लावण्य, विशाल नेत्र और वस्त्र अलंकार से सुसज्जित हैं। सुसज्जित अंग प्रत्यंगों का सौंदर्य मन मोह लेती हैं। राम गोपाल को राजस्थान का प्रथम महत्वपूर्ण चित्रकार माना जाता है। अनवरत साधना, अभिराम तूलिका और नित्य नवीन सृजन की स्फूर्ति के आधार पर उन्होंने एक निजी शैली का विकास किया, जो सभी बंधनों से मुक्त है। यह स्वतः स्फूर्त कला शैली आज विजयवर्गीय शैली के नाम से विख्यात है। विजयवर्गीय ने तेल चित्रण भी किया, किंतु जल रंग में उनका सार्वत्रिक कार्य है। जन्म एवं आरंभिक जीवन। राम गोपाल का जन्म 1905 ईस्वी में राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले के एक छोटे से गांव करौली ठिकाना बालेर में हुआ था। राम गोपाल के पिता भंवर लाल विजयवर्गीय उस समय बालेर ठिकाने के कामदार थे, जो जयपुर की भूतपूर्व रियासत की एक जागीर थी। अपने एकमात्र पुत्र में चित्रकला के प्रति अगाध प्रेम देखकर भावरलाल ने उनका महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट जयपुर में प्रवेश दिलवा दिया। इस स्कूल की स्थापना स्वयं महाराजा राम सिंह तित्त ने 1857 ईस्वी में कला और शिक्षक में प्रशिक्षण को बढ़ावा देने के लिए की थी। स्कूल में राम गोपाल का शिक्षण गुरु शैलेंद्र डे के निर्देशन में प्रारंभ हुआ। 1925 ईस्वी में उन्होंने यहाँ से चित्रकला में डिप्लोमा प्राप्त किया। आगे उन्होंने अपने गुरु शैलेंद्र डे के साथ मिलकर राजस्थान में पुनर्जागरण कला के उत्थान में योगदान दिया। राम गोपाल विजयवर्गीय की कला। राम गोपाल की कला यात्रा के प्रारंभिक चित्र राजस्थान शैली का प्रभाव लिए हैं। इस शैली में अलकावली, विदेही विरह और रागमाला के रेखांकित आते हैं, लेकिन उन्होंने राजस्थानी शैली का अनुकरण मात्र न करके उसमें बहुत कुछ जोड़ा है। वेशभूषा के सज्जा, रंगों की छटा का प्रभाव आदि स्वतंत्र कल्पना शक्ति के परिचायक हैं। इन सब से ऊपर राजस्थानी कला के परंपरागत नियमबद्ध शास्त्रीय आकारों के विपरीत लयबद्ध, उन्मुक्त और सजीव रेखांकित आकारों का प्रयोग रोमांसवादी कलाकारों दिलेरका के समक्ष है। वस्त्रों की सलवटों एवं आकृतियों का बाह्य रेखांकन यथार्थवादी दृष्टिकोण से किए गए गहन अध्ययन को इंगित करता है, जो काव्यात्मक प्रभाव लाने के लिए वृक्ष, लता, मेघ, हिरण आदि परिपोक्ष तत्वों को समाविष्ट किया गया है। राजस्थानी कला में कथात्मक संयोजन पर बल दिया गया है, जबकि राम गोपाल की कला काव्यात्मक अधिक है। उनकी कला शैली पर राजस्थानी, अजंता और बंगाल कला शैली का समान रूप से प्रभाव पड़ा, किंतु यह प्रभाव अनायास ही आए थे, जिनसे उनकी शैली की मौलिकता कहीं भी
आहत नहीं हुई। गीत गोविंद, उमर खयाम, मेघदूत, रामायण, महाभारत, जातक कथाएं और रागमाला पर आधारित चित्र श्रृंखलाएं इसी शैली में सृजित की। मनोहरी वृक्कदेहयष्टि, मधुर मुस्कान, अंधखुली आंखें, पतली लंबी बाहें और उंगलियां अजंता शैली का स्मरण कराती हैं। इस तारतम्य में उन्होंने चमकीले शौक रंगों में राजस्थानी जीवन को जीवंत किया, जिससे एक नई शैली के चित्रों का सृजन हुआ। इस श्रृंखला में राजस्थानी कला शैली की अनेक विशेषताएं मिलती हैं, जैसे किशनगढ़ शैली के चेहरे, जयपुर शैली के तीखे नैन नक्श, घंटे के आकार का घेरदार लहंगा, प्रभावशाली राजस्थानी पगड़ी आदि। पुनर्जागरण शैली से प्रभावित होने के कारण राम गोपाल के चित्रों में काव्यात्मक का स्थान कथनात्मक लेने लगी। वास्तव तकनीक के कारण लचीलापन भी कुछ कम हो गया था। रेखांकन शैली की उन्मुखता नहीं रही, किंतु फिर भी पुनर्जागरण शैली में इन चित्रों का महत्वपूर्ण स्थान है। रामगोपाल ने पुनर्जागरण शैली को नहीं अपनाया। वह विदेही, रागमाला आदि चित्र श्रृंखला में स्वाभाविक रेखात्मक शैली का चित्रण भी करते रहे थे। यही कारण है कि विजयवर्गीय शैली का अपना विशिष्ट स्थान है। वस्तुतः शैली व्यक्ति विशेष की होती है, जिसका संबंध रेखा, रूप, रंग, पोत तथा अंतराल से होता है, जिनके संयोजन में कलाकार नित्य नवीन प्रयोग करता है। वह एक रंग से भी चित्र पूर्ण कर लेते थे तथा 2, 3 या इंद्रधनुषी रंगों का भी प्रयोग करते थे। वॉश तकनीक के प्रयोग के कारण रंगों में माधुर्य और कोमलता है तथा संपूर्ण चित्र पर एक रंग का प्राधान्य है। नीला, भूरा, लाल व पीला रंग अधिक काम में लिया गया, किंतु वह पेस्टल रंग, मिट्टी के रंग, काली या नीली स्याही, कोयला आदि सभी का प्रयोग कुशलतापूर्वक कर लेते थे। तेल रंगों में भी चित्र बनाए, पर प्रभाव जल रंगीय पद्धति का सा ही रहा। कई बार तुलिका से मोटे रंग भी लगाए रंगों को प्रतीकात्मक रूप से प्रयुक्त किया। संयोजन कथात्मक अधिक है। संपूर्ण संयोजन में किसी एक आकृति को विशिष्ट नहीं बनाया, फिर भी दर्शक की दृष्टि चित्र के केंद्र में रुकती हुई सभी आकृतियों पर घूमकर पुनः केंद्रित आकृति पर रुकती है, जो संयोजन का महत्वपूर्ण गुण है। यह प्रभाव शैलीगत विशेषता के कारण ही आया है। ये जो आपको चित्र देख रहे हैं, राम गोपाल विजयवर्गीय, मेघदूत श्रृंगार का एक चित्र, श्रृंखला का एक चित्र, वाश जल रंग, संग्रह कहाँ है, निजी। रेखाओं पर नियंत्रण, लोच गति, सरल आकार, सौम्य रंग योजना और सशक्त संयोजन आदि इनकी कला शैली की प्रमुख विशेषता रही। आकृति विधान में नारी चित्रण विशेषता, जिसमें अजंता के चित्रित नारी उनका आदर्श थी। नारी के विविध रूप, पत्नी, प्रेयसी, अभिसारिका, गृहिणी, वधू, वन कन्या, नायिका के विविध रूप, लोक जीवन की साधारण नारी, इनकी कला में अभिव्यक्त हुए। राम गोपाल की कला यात्रा में रेखा चित्र का बहुत महत्व रहा है। चित्रों में रेखाएं बाह्य रूपाकृति को सीमांकित करने के साथ ही भाव प्रकाशन की क्षमता के कारण जीवंत भी लगती हैं। उन्हें स्मृति रेखांकन का अच्छा अभ्यास था और इसी कारण एक दिन में असंख्य रेखाचित्र को अंकित कर लेते थे, चाहे वह दूरदर्शन, सिनेमा पर देखे गए या प्रत्यक्ष दृश्य हों। एक बार रेखा खींचने के बाद पुनः उसी पर रेखांकन नहीं करते थे तथा रबड़ का प्रयोग भी उचित नहीं मानते थे। उनके द्वारा किए गए रेखांकन के लगभग 1000 स्केच बुक व रजिस्टर उपलब्ध हैं। कुछ रेखांकन श्वेत कागज पर काली स्याही से बने हैं, तो कुछ जल रंगों से निर्मित किए गए हैं। आधुनिक कला से प्रभावित रेखांकन से ज्यामितीयता दृष्टिगत होती है। सभी प्रकार के रेखांकन में सशक्त रेखांकन का जादू, संगीतात्मक और लयबद्धता समान रूप से दर्शनीय है। इसी कारण आकृति बोलती सी लगती है। रेखांकन किसी विषय विशेष में बंधे नहीं है। रेखांकन में लोक कला की सरलता, शास्त्रीय कला का सौष्ठव और नियंत्रण एवं आधुनिक कला की परिवर्तनशीलता देखने योग्य है। तीव्र प्रभामयी रेखाओं की कोई बराबरी नहीं कर सकता। भावों के प्रस्तुतिकरण में सूक्ष्म रेखांकन को वर्ण विभाजन की आवश्यकता ही महसूस नहीं होती। मैंने कविताओं के समानांतर भी रेखांकन किया है। कई बार लेखन करते हुए भी स्केच बना लिया, फिर लेखन शुरू किया। ऐसा लगता है कि रेखांकन में भी स्वर लहरियाँ की गुनगुनाहट है। राम गोपाल के चित्रों में सार्वत्रिक संख्या वास चित्रों की है। वह राजस्थान के वास तकनीक के प्रथम चित्रकार थे। उन्होंने वास पद्धति को एक नई दिशा देकर रूपायनियत व काल्पनिक संसार से निकालकर यथार्थ धरातल पर प्रतिनिधित्व किया था। भारतीय कला में वास तकनीक का प्रारंभ बंगाल पुनर्जागरण से माना जाता है। उस समय अन्य तकनीकों में भी कार्य हो रहा था, किंतु रंग, माधुर्य, लालित्य, सरल, प्रभावपूर्ण रेखाओं और कल्पनाशील असीमित आयामों की संभावना वाली इस तकनीक ने उन्हें अधिक आकर्षित किया था। उनके वॉश चित्रों में नवीन ताजगी, सतत संयोजन, आकारों पर राजस्थानी व अजंता शैली का प्रभाव, रेखांकन का कुशल तथा रंग का आलोलिक पारदर्शी प्रभाव है।
जिसके कारण यह चित्र भारतीय कला जगत में विशिष्ट स्थान रखते हैं। इस तकनीक में वह आवश्यकता अनुसार कुछ परिवर्तन भी करते थे। इसी कारण ये चित्र प्रयोगात्मक और मौलिक बन गए। रेखांकन के पश्चात रंग भरकर विशिष्ट महत्व वाले स्थान को ध्यान में रखते हुए अनुभागों को हल्के रंगों व रेखाओं से उभारते थे। एक बार यह प्रक्रिया पूर्ण होने व रंगों के सूख जाने पर संपूर्ण चित्र को सीधे पानी की ट्रे में डाल देते थे। यह प्रक्रिया लगभग 3 या 4 बार अथवा आवश्यकता अनुसार दोहराते थे, जिसके अतिरिक्त रंग हट जाता था तथा सभी रंगों के एक दूसरे में घुल जाने से माधुर्य उत्पन्न होता था। इससे चित्रों में पारदर्शिता तथा रंगों में सामंजस्य दृष्टिगत होता है। रंगों के स्थायी होने पर रेखांकन स्पष्ट करते हुए छाया प्रकाश के प्रभाव से चित्र पूर्ण करते थे। छाया प्रकाश के कारण संपूर्ण चित्र में अंधकार में प्रकाश समन्वित होता हुआ प्रतीत होता है तथा एक अद्भुत सौंदर्य की उत्पत्ति होती है। इस तकनीक से वास के रंगों में स्थायित्व आता है। रंग ना तो चटकते हैं ना उखड़ते हैं और कागज में अंदर तक समाहित हो जाते हैं। इस तकनीक के लिए कागज मोटा और मजबूत होना चाहिए जो पानी के प्रभाव को सहन कर सके तथा गले नहीं। यह कागज को परीक्षण के लिए 24 घंटे लगाकर पानी में भिगोकर रखते थे। प्रारंभ में उन्होंने इंग्लैंड में बना विहार्टमैन कागज और रंगों का प्रयोग किया, परंतु बाद में विदेशी सामग्री उपलब्ध न होने और विदेशी आंदोलन के कारण देसी सामग्री से ही इस तकनीक में कार्य किया। इससे वॉश का उचित प्रभाव नहीं आया और उन्होंने वॉश व टेम्परा तकनीक का मिश्रण कर एक नई तकनीक विकसित कर ली। वॉश तकनीक में काल्पनिक व साहित्यिक विषयों पर आधारित चित्र श्रृंखला अधिक बनाई, जिसमें मेघदूत, कुमार संभव, अभिज्ञान शकुंतला, गीत गोविंद प्रमुख हैं। वॉश तकनीक में उन्होंने आदित्य चित्रों का निर्माण किया था। मटमैली पृष्ठभूमि से निकलती हुई मानव आकृतियों की भाव भंगिमाएं कलाकार की साधना को साकार करती हैं। वस्तुतः यह चित्र नंदलाल बोस के इस कथन को ही तकनीक भावों को प्रकट करने का सफल माध्यम है, चरितार्थ करते दिखाई देते हैं। टेम्परा में रंगों के साथ माध्यम के रूप में किसी पायस यथा अंडे की जर्दी या सफ़ेदी, अलसी का तेल या दूध की केसीन आदि का प्रयोग किया जाता है। उन्होंने पायस के रूप में गोंद का प्रयोग किया था। गीत गोविंद चित्र श्रृंखला के चित्र निकुंज लीला, खंडित राधा, मनिनी राधा एवं प्रतीक्षारत राधा इस तकनीकी के श्रेष्ठ उदाहरण है। कागज के अतिरिक्त सफ़ेद या बादामी सिल्क पर भी चित्रण किया, जिनमें वॉश के प्रभाव के साथ लघु चित्रण की चटक रंग योजना भी है। इसका श्रेष्ठ उदाहरण 2/4 आकार का राधा का श्रृंगार नामक चित्र है, जो राजस्थान ललित कला अकादमी के संग्रह में है। उनके बाल्यकाल का समय समांतर युग के अवरोह में व्यतीत हुआ था। ऐसे समय में उन्होंने गांधी जी का खादी अवतरण नामक चित्र बनाकर देश प्रेम की भावना को भी अभिव्यक्ति दी। यह चित्र त्याग भूमि नामक पत्रिका में अजमेर से प्रकाशित भी हुआ। एक अन्य तेल चित्र सहित अहिंसा और गांधी भी बनाया, जिसे कांग्रेस शताब्दी समारोह में तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी को भेंट किया था। उन्होंने पशुबल और गांधी और बंदी भारत माता आदि देश प्रेम से ओतप्रोत चित्र श्रृंखला की एक प्रदर्शनी भी आयोजित की। इसके सामाजिक परिवेश को साकार करते चित्रों को देखकर लगता है कि जीवन के एक रंग से वंचित रहने पर अन्य रंगों का महत्व नहीं रह जाता। जीवन का कोई ऐसा पक्ष नहीं था जिसे उन्होंने छोड़ दिया हो। वस्तुतः यह चित्र समाज के सप्तक स्वर हैं, जिनसे जीवन का लय व गीत निकलते हैं। धार्मिक विषयों के अंतर्गत रामायण श्री राम की वन यात्रा, विश्रामरत राम सीता जटायु वध, विरह राम लक्ष्मण व संपूर्ण्यखा, वानरों के साथ राम लक्ष्मण आदि महाभारत, धृतराष्ट्र व गंधारी, कृष्ण सुदामा, गंगा अवतरण, अर्जुन व उर्वशी, उत्तरा नृत्य करते हुए, उर्ध्व संदेश आदि, भागवत पुराण, चतुर्भुज विष्णु, वीणापाणी, देवी सरस्वती, शिव मोह, साधुओं का तप, सृष्टि का अवतरण आदि तथा गौतम बुद्ध और हंस, नाग पूजा आदि अन्य अनेक चित्र हैं। अपने चित्रण में हिंदी व संस्कृति साहित्य को महत्व देते हुए चित्रों का आधार बनाया और यही उनके सृजन की परिचित पहचान बन गई। ये कृतियाँ भारतीय कला एवं संस्कृति के क्षेत्र में आदित्य श्रेणी में मेघदूत, अभिज्ञान शकुंतला, विक्रमोर्वशीय, कुमार संभव, ऋतु संहार, रघुवंश, कादम्बरी, गीत गोविंद, बिहारी सत्सई, रुबायत, उमर खयाम, गुलिस्ता, दीवाने हाफिज आदि पर आधारित चित्रावलियाँ एवं चित्र महत्वपूर्ण हैं। कलाचार्य व पुराविद पद्मश्री विष्णु श्रीधर वाकड़कर के अनुसार विजयवर्गीय के मेघदूत के चित्रों में भाग्यमता
उतनी ही मधुर है जितनी कालिदास की कविताओं में है। उन्होंने एक ओर तो संस्कृत काव्यों को आकार में पिरोया, तो दूसरी ओर सूफीवादी कवियों की कृतियों में भी रंग भरा। इन चित्रों व चित्रावलियों में महाकवि कालिदास के शब्दों का साकार रूप, कवि जयदेव की कृष्ण की रीत क्रीड़ाओं का सौंदर्य, बिहारी के गुण दोहों की सहज अभिव्यक्ति, बाणभट्ट की कल्पनाओं का साकार रूप, रीतिकालीन कवियों की नायिकाओं के विविध भेद व रागनियों के चित्र में स्वरूप हैं। उनकी कल्पना व तूलिका कभी सूफीवाद दार्शनिकता की ओर उन्मुख हुई, कभी सूर तुलसी की भक्ति का आह्वान करती हुई प्रतीत हुई, तो कभी वह यह रीढ़ कीड़ा का आनंद लेती हुई प्रतीत होती है, तथा कभी विरह वेदना को अभिव्यक्त करती हुई यह काव्य व चित्रकला का मणिकांचन संयोग है। राम गोपाल प्रकृति के अनन्य प्रेमी थे। प्रकृति को बहुत निकट से देखा था। जो प्रकृति में देखा उसका मनन करके अपनी भावनाओं के अनुरूप चित्रों में साकार किया, जिससे चित्रों में अंतर संबंधित वैचारिकता का आभास दृष्टिगत होता है। प्रकृति चित्रण में आसपास के प्रकृति वातावरण को अपनी कला के रूपायित किया, जिससे प्रकृति चित्र भौतिक बन गए। प्रकृति में बदले स्वरूप, नैसर्गिक सौंदर्य और सुंदर वातावरण दृष्टिगत होता है। वह प्रकृति चित्रण करते समय उसकी आत्मा में प्रविष्ट हो जाते थे, जिससे प्रकृति की उपफुल्लता, आशा, निराशा आदि मानवीय व्यवहार के परिप्रेक्ष्य में अत्यंत प्रभावशाली प्रतीत होती है। वृक्षों के अंकन में भी एक एक पत्ती को अलग न दर्शाकर ब्रहा सीमा रेखा के माध्यम से ही पत्तियों के विशाल समूह का बोध कराने का प्रयास किया। गाँव के दृश्य, टेढ़े मेढ़े रास्ते, पहाड़ी, पोखर, पनघट, बसंती खेतों के रक्षक, जयपुर के मंदिर, पहाड़ी गांव, पहाड़ी नदी, निराशा, बकरियां, नदी और पाषाण, घोड़े, मृग, ग्वाला, मध्यम मार्ग, राजस्थानी कुआं, पगडंडी, वीरान बस्ती, मचान आदि प्रकृति चित्रों में सजीव एवं विशद प्राकृतिक वर्ण स्पष्ट दृश्यचित्र उपस्थित करते थे। कुल मिलाकर वे प्रकृति के पुजारी थे, जिसके फलस्वरूप प्रकृति चित्रण में निरीक्षण की नवीनता, सहजता, सरलता तथा यथार्थता की कामिनता आ गई। प्रमुख चित्र, उनके कुछ और प्रमुख चित्रों में दशपुर की वधू 1983 ईस्वी जल रंग, फल बेचने वाली 1982 ईस्वी जल रंग, शर्मिला सौंदर्य 1972 ईस्वी जल रंग, राजस्थान के भाट 1981 ईस्वी जल रंग, कुंज में कृष्ण की प्रतीक्षा करती राधा, गीत गोविंद 1955 ईस्वी जल रंग, आसवारी रागनी 1980 ईस्वी जल रंग, प्रतीक्षा 1980 ईस्वी जल रंग, बाजार 1965 ईस्वी जल रंग, यक्ष की कल्पना में अलकापुरी, मेघदूत 1987 ईस्वी जल रंग, बादलों में गंधर्व कन्या 1982 ईस्वी जल रंग, उज्जैनी के नागरिक मेघदूत 1986 ईस्वी जल रंग, दिन भर के परिश्रम के बाद आराम 1972 ईस्वी जल रंग, स्नान करती 3 नारियां 1972 ईस्वी जल रंग, कुआं 1954 ईस्वी जल रंग, मानिनी राधा, गीत गोविंद 1986 ईस्वी जल रंग, मेघदूत का स्वागत करते यक्ष 1940 ईस्वी जल रंग, नीली नारी 1960 ईस्वी जल रंग, नाग पूजा 1940 ईस्वी जल रंग, अलकापुरी में अभिसारिका 1986 ईस्वी जल रंग आदि हैं। चित्र संग्रह, रामगोपाल विजयवर्गीय के चित्र देश के कई संग्रहालयों में सुरक्षित हैं। इलाहाबाद संग्रहालय प्रयागराज की आधुनिक चित्रकला विधि में 7 चित्र सुरक्षित हैं। कृष्ण अपने मित्र के साथ कागज पर जल रंग, सीढ़ी नुमा पर एक आदमी कागज पर जल रंग, स्नान करती स्त्री कागज पर जल रंग, काम श्रृंगार जल रंग, कमल कन्या जल रंग, 2 औरतें कागज पर जल रंग और वृक्ष के नीचे बैठी महिला कागज पर जल रंग। चित्र प्रदर्शनी 1928 ईस्वी में फाइन आर्ट सोसाइटी कोलकाता में उनकी पहली एकल प्रदर्शनी हुई थी। इसके पश्चात 1934 से 83 ईस्वी में दिल्ली में, 1928 से 35 ईस्वी में इलाहाबाद, अब प्रयागराज में 1943, 47 व 83 ईस्वी में शिमला व 1987 ईस्वी में उज्जैन में प्रदर्शनियां आयोजित की। यह चित्र प्रदर्शनियां अत्यंत सफल रहीं, जहां अद्भुत कलाकृतियों के लिए उन्हें राष्ट्रव्यापी ख्याति मिली। रामगोपाल विजयवर्गीय 1961 ईस्वी से 66 ईस्वी के मध्य राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स के प्राचार्य रहे। कला वस्तु पर संपदा शुल्क के लिए 1957 से 61 ईस्वी के बीच उत्तरी क्षेत्र के
मूल निर्धारक रहे। 1958 से 60 ईस्वी तक राजस्थान ललित कला अकादमी जयपुर के उपाध्यक्ष समय समय पर कार्यकारिणी के सदस्य रहे। इसी समय ललित कला अकादमी नई दिल्ली के लिए राजस्थान से प्रतिनिधि चुने गए। 1960 से 65 ईस्वी तक 5 वर्षों के लिए केंद्र सरकार की ओर से उत्तरी भारत कला मंडल की कलात्मक वस्तु के लिए स्टेट ड्यूटी मूल निर्धारक परियोजनात्मक मनोनीत किए गए। पुरस्कार सम्मान 1970 ईस्वी में राजस्थान ललित कला अकादमी द्वारा सर्वोत्तम कलाविद की उपाधि से विभूषित किए गए। 1984 ईस्वी का वर्ष इनके लिए अत्यंत सौभाग्यशाली। जब गणतंत्र दिवस के अवसर पर कला व साहित्य के क्षेत्र में उनकी सेवाओं का मूल्यांकन करते हुए उन्हें पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया। 1987 से 89 ईस्वी तक 2 वर्ष की अवधि के लिए केंद्रीय मानव संस्थान विकास मंत्रालय नई दिल्ली द्वारा फेलोशिप प्रदान की गई। केंद्रीय ललित कला अकादमी ने उन्हें कला रत्न सदस्य से सम्मानित किया। 1998 ईस्वी में हिंदी दिवस के अवसर पर इलाहाबाद वर्तमान प्रयागराज में साहित्य वाचस्पति की मानद उपाधि से अलंकृत हुए। प्रकाशन राम गोपाल विजयवर्गीय के ऊपर कई पुस्तकें लेप मोनोग्राफी प्रकाशित हुए। 1984 ईस्वी में विजयवर्गीय पिक्चर एल्बम, 1945 ईस्वी में मेघदूत चित्रावली और बिहारी चित्रावली, 1952 ईस्वी में राजस्थानी चित्रकली, 1958 ईस्वी में चित्र गीतिका और अभिसार निशा, 1949 ईस्वी में अलकावली और चिरांगियाँ कविता संग्रह का प्रकाशन, मेहंदी लगे हाथ, काजल भरी आँखियाँ और विजयवर्गीय की कहानी संग्रह, चित्रकला की रूपरेखा निबंध संग्रह का प्रकाशन। 1990 ईस्वी में उन पर एक मोनोग्राफ राष्ट्रीय ललित कला अकादमी द्वारा प्रकाशित किया गया। देश के सभी प्रमुख समाचार पत्रों और पत्रिकाओं में उनके चित्र प्रकाशित हुए, जैसे मॉडर्न रिव्यू, प्रवासी, विशाल भारत, सरस्वती, धर्मयुग, माधुर्य, नवज्योति, वसुधा, चांद आदि। निधन 4 मई 2003 ईस्वी को 98 वर्ष की उम्र में उनका जयपुर में निधन हो गया। फिर हम पढ़ेंगे गोवर्धन लाल जोशी 1914 से 1908 ईस्वी। भीलों के चित्रकार कहे जाने वाले गोवर्धन लाल जोशी उपनाम बाबा राजस्थानी के पुनरुत्थान शैली के अग्रणी कलाकार रहे हैं। उनके समकालीन उनसे आघात स्नेह करते थे। युवा पीढ़ी के वे प्रेरणा पुंज रहे हैं और समकालीन कला परिदृश्य के वह आदर्श पुरुष वरिष्ठ सृष्टा बाबा ने खूब काम किया है। चटकीले रंगों का माधुर्य कपुट दिया, प्राकृतिक को संतुलित रूप दिया। भील जनजाति के आसपास रहकर उन्होंने स्थानीय परिदृश्य से स्वयं को समृद्ध किया, जिसने उन्हें अध्ययन का व्यापक क्षेत्र दिया, और फिर उन्होंने उन सभी संभावनाओं का दोहन किया जो उनके काम में कुछ अतिरिक्त जोड़ सके। जन्म एवं आरंभिक जीवन गोवर्धन लाल जोशी का जन्म 15 मार्च 1914 ईस्वी को राजस्थान में उदयपुर क्षेत्र के कंकार रोली नामक कस्बे में हुआ। कंकार रोली अपने सुंदर झील, वितीर्ण व खुली दृश्यावली तथा बल्लभ संप्रदाय के महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में प्रसिद्ध है। कला की प्रारंभिक शिक्षा उन्होंने नाथद्वारा के घासी रामजी जगड़ से प्राप्त की। घासी रामजी गजब की रेखांकन शक्ति के धनी थे, पर बाबा की छपी प्रतिमा को प्यारेलाल जंगीर ने पहचाना और उन्होंने 18 वर्ष के बाबा की उदयपुर के विद्या भवन समिति में नियुक्ति की सिफारिश की थी। यहीं से नियमित अध्ययन के लिए वह शांति निकेतन गए, जहाँ नंदलाल बोस के शिष्यत्व में 1936 ईस्वी में कला शिक्षा ली। इसी समय नव भारतीय कला शैली ने अविनाश टैगोर द्वारा प्रोत्साहित और E.V. हैवेल तथा आनंद कुमार स्वामी द्वारा उन्नत होकर एक नई दिशा प्राप्त कर ली। यह एक ऐसा आंदोलन था जिससे बाबा भी अछूत नहीं रहे। उनके कलाकार मन के कई प्रबुद्ध व्यक्ति जैसे नंदलाल बोस, इंद्र दुगुण, सुरेंद्रनाथ कर, सुधीर खास्तगीर और इन सबसे शीर्षरथ अविनाश टैगोर से प्रेरणा ग्रहण की थी। एक बार वे अपने कुछ रेखांचित नंदलाल बोस के पास ले गए। उन्होंने पूछा, ये कौन सा वृक्ष है? बाबा ने कहा, यह सब काल्पनिक है। तब नंद बाबू के सरल और ममर्ष स्फूर्ति शब्द थे, नहीं, कल्पना मत करो, प्रकृति में जाओ। संवत यही शब्द थे जो उनके मानस में स्थायी रूप से बैठ गए और बाबा को बार बार प्रकृति में जाने को बाध्य करते थे। वह बार बार कुछ नया लेकर आते रहे जो उन्हें सृजन के धरातल पर जीवंत बनाए रखता था। वह जो कुछ भी सृजित करते थे वह अपने विविध रूपाकारों में प्रभावी ढंग से काव्यात्मक होता है। 1942 ईस्वी में बाबा सुधीर रंजन खास्तगीर के कले मॉडलिंग की शिक्षा प्राप्त करने दून पब्लिक स्कूल देहरादून गए। बाबा अपने स्वास्थ्य, पारिवारिक और सामाजिक उत्तरदायित्व अथवा अन्य बाधाओं की परवाह न करते हुए चित्रांकन क्रम में रचे बसे हैं, लेकिन इसके ठीक विपरीत वह यह भी जानते थे कि सांसारिक मर्यादाओं को कैसे निभाना और
पूरा करना होता है। वह एक बड़े परिवार के मुखिया थे और अपने 5 पुत्रों, 3 पुत्रियों, पुत्रों, दोहतों आदि सभी को अपना समुच्चय प्यार और आदर देते रहे। इसी कारण उन्हें सबसे पूज्य भाव भी प्राप्त था। जिस समाज में वह रहते थे उसकी भी यही स्थिति थी। उनके समकालीन जो कला क्षेत्र में इतर नृत्य, नाटक, संगीत, साहित्य, इतिहास तथा शिक्षा क्षेत्र के चर्चित व्यक्ति थे रहे, वह भी उनसे बहुत समीप से जुड़े हुए थे। उनका मैत्री भाव उनके रंगों की तरह शुद्ध, रेखाओं की तरह सरल और उनके संयोजन की तरह बंधा हुआ था। ये है गोवर्धन लाल जोशी, खलियान की झांकी 1952 ईस्वी, कपड़े पर टेम्परा। बाबा की कला, वे हमेशा प्रयोगशील रहे थे। उन्होंने अपनी एक निजी शैली का विकास किया था जो प्रावाण बाबा शैली बनी। उनकी शैली को देखें तो यह स्पष्ट लगता है कि स्थानीय परिवेश के विशेष लगाव ने उन्हें भारत का गोगिन बना दिया और काम के प्रति अथक प्यास ने बानगान अपने आसपास के आधुनिक वातावरण में रहते हुए भी पारंपरिक की ओर बार बार जाते रहे, जो कभी तक लुप्त नहीं हुई। वे बार बार उसकी ओर आकर्षित होते रहे। कभी कभी वे बहुत दूर एवं समीपस्थ गांवों, खेतों और पहाड़ों में घूमने चले जाते थे, स्वच्छ प्रकृति की ताज़ा हवा में सांस लेने के लिए, जो उनके चित्रों में प्रतिबिंबित भी हुई थी। उनकी कला रूपाकारों और रंगों का अभ्यास मात्र नहीं था, उनका चित्र जगत पारंपरिक कलात्मक विरासत का ही विस्तार है। कई बार वे प्रयागों और झुके हैं और उन्होंने कुछ सुंदर व सशक्त अमूर्त चित्र भी बनाए हैं, लेकिन अधिक समय तक नहीं। वस्तुतः जो सशक्त ढंग से रेखांकन कर सकता है और निरंतर नियमित रूप से रेखांचित बनाता रहता है, वह स्थायी रूप से अमूर्तन की ओर नहीं जा सकता। कुछ ऐसे सामयिक प्रयत्न हो सकते हैं जो समय के साथ स्वतः ही खो जाते हैं। उनके चित्र सहरा और आकृति मूलक कला के मिश्रित संयोजन हैं। आबदार भूरे, रामराज और सिलेटी रंग राजस्थान की जमीन को सहज रूप देते हैं। तेज धूप और गहरी छाया त्रियामी प्रभाव के लिए प्रयुक्त हुई है, पर साथ ही में त्रियामी प्रभाव भी कायम रहता है। कारीगर की तुलना में जोश तथा शक्ति उनके काम के जरूरी गुण हैं। अभिव्यक्ति की सुकुमारता और रूपाकार की निश्चयात्मक यह सिद्ध करती है कि उन्होंने कितनी मेहनत से काम किया है। उनके चित्रों में उकेरी गई सभी आकृतियों से उनका गहरा तदात्मक और मैत्री भाव रहा होगा, क्योंकि उनके चित्रों के प्रत्येक भाग में अपूर्व निजस्व जैसे कलाकार रंगीन रूपाकार के माध्यम से अपने अंतस को ही अभिव्यक्त कर रहा हो। एक खास समाज और उसके लोग उनके चित्रों के विषय हैं। भील लोग आधुनिक समाज से सभी आवश्यक और संभावित संबंध रखते हुए भी एक निश्चित दूरी बनाए रखते हैं और इस तरह वे अपनी मूलभूत प्रकृति को बचाए हुए हैं। पूरे के पूरे गांव प्राकृतिक घरों और तथा झोपड़ियों के विस्तीर्ण मरुस्थल में घिरी आकृति का अकेलापन मेवाड़ क्षेत्र का यथार्थ है, जो बाबा के चित्र संयोजन में सुखद प्रभाव के साथ सुंदरता से चित्रण है। उसकी सीमित रंग वर्णिका में सहज रंगों की सतहें कई बार बहुत सामान्य लगती हैं, लेकिन किसी निश्चित अभिव्यक्ति का प्रतिनिधित्व करती हैं और विशिष्ट रस उत्पन्न करती हैं। दिलचस्प बात यह है कि बाबा के अरसे से चले आ रहे जाने पहचाने विषय हमेशा नई ताजगी के साथ आते हैं। जहाँ तक विषयों का संबंध है, उनके कुछ चित्र ऐतिहासिक विषयों पर हैं, सहरा चित्र भी खूब हैं और सार्वत्रिक हैं। भील जीवन के चित्र नियमित रेखांकन के कारण बहुत सशक्त बन पड़े हैं। वे भील जीवन की ओर बार बार लौटे हैं और पूर्ण समृद्धता के साथ उनके संस्कारों और उत्सवों में भाग लेते हैं। उनकी रचनाओं में हमें घृणा, हिंसा, अवसाद, क्रूरता अथवा दुख के कोई चिन्ह नहीं मिलते जो हमें मिलते हैं। वह हैं छेला, नायक और आंखों में आमंत्रण लिए सुदर्शन भाव प्रमाण, नव यौवनाएं। जब ये आकृतियाँ खेतों या घरों में काम करती दिखाई देती हैं तो उनकी मुद्राओं में कोई शारीरिक या मानसिक बोझ नहीं दिखता, अपितु लगते हैं जैसे सभ्य समाज में कोई शिकायत न रखते हुए जीवा आनंद से परिपूर्ण हैं। उनके काम करने, खड़े होने या चलने की मनोहारी क्रिया हम में ईर्ष्या का भाव उत्पन्न कर देती है और उनके शरीर सौष्ठव व रूपाकार से अपूर्व जाशुक आनंद प्राप्त होता है। यह उस कारण संभव हो सकता है कि अपने अध्ययन काल के अनुभव और नाद द्वारा एवं राजपूत प्रभावों से मुक्त रहकर वह वही चित्रित करते थे जो देखते और महसूस करते थे। रूपाकार की मौलिकता व स्पष्टता, शैलीगत मुख और आकृति, शुद्ध रंग, सशक्त, स्पष्ट, उत्कृष्ट और गतिमय रेखाओं, और सबसे खास बात यह है कि जो कुछ भी देखा है उसका गहन अध्ययन। बाबा के यह गुण हमें किशनगढ़ के महान चितेरे, निहाल चंद्र पहाड़ी परंपरा के मानकू चैत और मोलाराम तथा मेवाड़ के शहाबुद्दीन चोखा और बख्ता, ये सभी अपनी अपनी शैली और तकनीक के उस्ताद थे। जैसे कलाकारों की याद दिलाते जंगली और बंदी सुदूर दृश्यावलियों
ताजगीपूर्ण रंग माधुरी, आवश्यकता अनुसार धूमिल और स्पष्ट रूपाकार और कम से कम रेखाएं, यह उनका अपना वैशिष्ट्य है। इनके अतिरिक्त जब कंबल कृष्ण 1914 ईस्वी आसपास उदयपुर क्षेत्र में घूम रहे थे, तब उनके साथ बाबा भी घूमे, तो दोनों ने उदयपुर घूमते हुए खूब रेखाचित्र बनाए। बनस्थली विद्यापीठ जाने के बाद उनका झुकाव और अधिक सरलीकरण की ओर हुआ। 1960 के दशक में की गई पेंटिंग्स में गहरी और स्पष्ट छाया है, जो 1919 ईस्वी के दशक के मधुर संगीतात्मक और लयात्मक संयोजन से बिल्कुल अलग है। बाबा ने अधिकतर कागज पर काम किया। अच्छे सूती कपड़े पर काम करने की उन्होंने अपनी स्वयं की तकनीक विकसित की है, जिसका जीवन काल कागज की तुलना में ज़्यादा होता है, जिसे चित्र गोल करके रखे जा सकते हैं और कला प्रेमियों द्वारा ले जा सकने की दृष्टि सुविधाजनक भी होते हैं। यद्यपि कागज पर चित्र की अपनी खूबियाँ हैं, लेकिन उनके कैनवास पर बने चित्रों को देखते हुए लगता है कि उनमें भी रंगों की वही ताजगी और अच्छी तैयारी है। कैनवास ने उन्हें बड़े आकार में काम करने की स्वतंत्रता दी। आकृति और रूपकार में दिलचस्पी, वातावरणीय प्रभाव हमें बंगाल स्कूल के उत्तम वास्तु चित्रों को याद दिलाता है, लेकिन जब इन चित्रों को समीप से देखते हैं तो हमें टेम्परा की तरह रंगों से निर्मित ठोस आकार अथवा सपाट भाग दिखाई देते हैं। यह प्रभाव रंगतों के उतार चढ़ाव का कुशलता से निर्वाह करने के कारण आ पाया। जीवन की गर्माहट बाबा के संयोजन के सभी रूपकार में दिखाई जा सकती है। उनकी चिड़िया और जानवर आदि भी मात्र पशु ही नहीं, वरन उनके मालिक के साथी अथवा उसी परिवार के सदस्य लगते हैं। स्नेही, प्रसन्न और जीवन जीने की लालसा से युक्त, हृदय की संवेदनात्मक तरंगों को आत्मसात करते हुए संगीतात्मक रेखाएं और नृत्य मुद्रा सी आकृति पौवर्त्य का स्पर्श लिए आपस से गहरे गुथी दिखाई देती हैं। उन्होंने समग्र रूप से अपना हृदय और आत्मा कला को समर्पित कर दी थी। उनमें नियमित काम करने और अपने अंतर्दृष्टि के साथ खूब देखने की इच्छा भरी थी। सहज और गीतात्मक लोक जीवन और जन की तरह वह पूर्णतः जीवन पुंज रहे। अपने रंग वर्णिका पर सभी रंग लिए हुए उन्होंने जो प्रेरणा इस्पद ऊंचाई प्राप्त की थी, उसकी प्रशंसा कलाकार, समीक्षक और कला प्रेमी समान रूप से करते हैं। संपूर्ण भारत के लिए और विशेषकर राजस्थान के कला जगत के लिए यह सौभाग्य की बात है कि उसे बाबा जैसे अग्रज और मौलिक सृष्टा मिले। चित्र झूमर नृत्य 1981 ईस्वी, कागज पर टेम्परा। भील जीवन 1964 ईस्वी, बोर्ड पर टेम्परा। भील विवाह 1940 ईस्वी, कागज पर टेम्परा। पन्ना धाय का त्याग 1962 ईस्वी, कपड़े पर टेम्परा। संग्रह कहाँ है? जवाहर कला केंद्र, जयपुर। फसल की कटाई 1969 ईस्वी, कागज पर जल रंग। खलिहान की झांकी 1952 ईस्वी, कपड़े पर टेम्परा। पनिहारिन 1978 ईस्वी, कपड़े पर टेम्परा। चित्तौड़गढ़ 1975 ईस्वी, कागज पर टेम्परा। श्रीनाथ जी 1978 ईस्वी, कागज पर टेम्परा। मेले में जाते हुए 1976 ईस्वी, कपड़े पर जल रंग आदि गोवर्धन लाल जोशी के प्रमुख चित्र हैं। चित्र प्रदर्शनी विभिन्न शहरों में 1947 ईस्वी, 50 ईस्वी, 53 ईस्वी और 56 ईस्वी में उन्होंने अपनी एकल प्रदर्शनी आयोजित की। राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर कला प्रदर्शनी में भाग लिया। पुरस्कार एवं सम्मान बाबा 1948 ईस्वी में रतलाम मध्य प्रदेश प्रदर्शनी में रजत पदक तथा 1954 ईस्वी में मैसूर दशहरा प्रदर्शनी में पुरस्कृत हुए। 1954 ईस्वी में त्रिवेंद्रम कला प्रदर्शनी में स्वर्ण पदक प्राप्त हुआ। 1962 ईस्वी में भारत सरकार शिक्षा मंत्रालय राष्ट्रीय सांस्कृतिक शोध वृत्ति मिला। राजस्थान ललित कला अकादमी जयपुर से 1963, 64, 65, 66 और 69 ईस्वी में पुरस्कृत हुए। 1974 ईस्वी में राजस्थान ललित कला अकादमी के रत्न सदस्य नामित हुए। 1979 ईस्वी में ललित कला अकादमी नई दिल्ली द्वारा उदयपुर की भील जनजातियों के जीवन और रहन सहन के अध्ययन हेतु अध्ययन वृत्ति प्राप्त हुए। 1984 ईस्वी में आईफैक्स द्वारा सम्मानित। 1986 ईस्वी में राजस्थान विद्यापीठ द्वारा कलानिधि के अलंकृत से विभूषित तथा 1990 ईस्वी में महाराणा मेवाड़ न्यास उदयपुर द्वारा विशिष्ट सम्मान से सम्मानित हुए। वे अपनी स्टूडियो 26 पंचवटी बाबा आर्ट गैलरी उदयपुर में रहकर काम करते थे। यही 1998 ईस्वी में 84 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया। तो ये आपका चैप्टर 19 का पार्ट 1 था। पार्ट 2 कल आएगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।